आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे, जहां का पहला क्वेश्चन है कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इसका ऑप्शन 1 है 1960, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी 1967, ऑप्शन डी 1964। तो कृषि मूल्य आयोग जिसकी स्थापना किस वर्ष में हुई, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1965 में। इसके विवरण के बारे में अभी हम जानते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1965 थी, जिसका नाम 1985 में बदलकर कृषि मूल्य और लागत आयोग कर दिया गया। नेक्स्ट, जब दो वस्तुओं के बीच मांग की आड़ी या क्रॉस लोच शून्य हो जाती है तो वे वस्तुएं होती हैं स्वतंत्र वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तुएं या विलासितापूर्ण वस्तुएं। जब दो वस्तुओं के बीच मांग की आड़ी लोच शून्य हो जाती है तो ऐसी वस्तुओं को प्रायः स्वतंत्र वस्तु के रूप से जाना जाता है। इसका विवरण देख लेते हैं। जब दो वस्तुओं के बीच मांग की आड़ी लोच या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शून्य होती है तो वे वस्तुएं स्वतंत्र या असंबंधित वस्तुएं कहलाती हैं। इसका अर्थ है कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का दूसरी वस्तु की कीमत या मात्रा में जो परिवर्तन है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, जैसे चाय और जूते। या पूरक वस्तुओं के बारे में अगर आपको जानना है तो इस पर एक सेपरेट वीडियो मिलेगी। पूरक वस्तुएं जैसे कि आप मान सकते हैं जूते और मोजे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक फलन से तात्पर्य होता है एक वस्तु की मांग से, एक वस्तु की पूर्ति से, एक वस्तु की मांग तथा पूर्ति से, एक आश्रित पर तथा एक या अधिक स्वतंत्र चरों के बीच संबंध से। तो एक फलन से तात्पर्य होता है प्रायः ऑप्शन डी एक आश्रित पर तथा एक या एक से अधिक स्वतंत्र चरों के बीच संबंध से। इसका विवरण हम देखते हैं। अर्थशास्त्र में एक फलन से तात्पर्य किन्हीं दो या दो से अधिक आर्थिक चरों के बीच तकनीकी, गणितीय तथा कार्यात्मक संबंध से है, जहां एक चर दूसरे चर में परिवर्तन पर निर्भर करता है। यह कारण और प्रभाव को दर्शाता है, जैसे किसी वस्तु की मांग और कीमत किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होगी। उत्पादन फलन, मांग फलन और उपभोग फलन व उपयोगिता फलन किस प्रकार से एक दूसरे के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक रुपया उगाही में निम्न में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है। ऑप्शन ए आंतरिक ऋण, ऑप्शन बी संपत्ति कर, ऑप्शन सी आयकर, ऑप्शन डी उत्पादन शुल्क। तो केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक रुपया उगाही में निम्न में से किसका हिस्सा सर्वाधिक होता है, तो प्राय इसे हम आंतरिक ऋण के रूप में जानते हैं। इसका विवरण देखते हैं। आंतरिक ऋण से तात्पर्य सरकार द्वारा देश की सीमाओं के भीतर अपने नागरिकों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण से है, जिसे घरेलू मुद्रा में चुकाया जाता है। यह सरकार के लिए संसाधन जुटाने का एक प्रमुख माध्यम है और पहले भी था, जिसमें ट्रेजरी बिल और सरकारी बॉन्ड सम्मिलित होते हैं, जिसका उपयोग मुख्य रूप से विकासात्मक या डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सट्टेबाजी के लिए मुद्रा की मांग होती है ब्याज निर्धारक, ब्याज निर्धारित, आय निर्धारक या आय निर्धारित। तो सट्टेबाज के लिए मुद्रा की मांग होती है ब्याज निर्धारित। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। इसका विवरण हम देख लेते हैं। तो ब्याज निर्धारित, जहां पर सट्टेबाजी स्पेकुलेशन के लिए मुद्रा की मांग मुख्य रूप से भविष्य में ब्याज दरों या बॉन्ड की कीमतों में बदलाव से लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है।
यह कीन्स के तरलता वरीयता सिद्धांत लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी का एक हिस्सा है, जहां नकदी को संपत्तियों के मुकाबले एक सुरक्षित या बेहतर रिटर्न देने के विकल्प के रूप में हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, स्थिर उपयोगिता को पथ कहते हैं। विस्तार का पथ, उपयोगिता फलन, अंतिमान वक्र या मांग फलन। तो स्थिर उपयोगिता को पथ कहते हैं हम प्रायः इंडिफरेंस कर्व। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका विवरण हम देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में स्थिर उपयोगिता कांस्टेंट यूटिलिटी वक्र को हम प्रायः तटस्थता वक्र या इंडिफरेंस कर्व या उदासीनता वक्र के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा पथ है जो दो वस्तुओं के बीच या दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोजनों को दर्शाता है जिन्हें उपभोक्ता को समान संतुष्टि या उपयोगिता स्तर प्राप्त होता है। इसलिए उपभोक्ता इन संयोजनों के बीच उदासीन या इंडिफरेंट रहता है। मूल अवधारणा इसकी कहती है कि तटस्थता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उपयोगिता का स्तर समान रहना चाहिए। विशेषता इसकी है कि यह वक्र नीचे की ओर ढाल और मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स होता है। यह उपभोक्ता के व्यवहार और पसंद को समझने में मदद करता है तथा इसे सम उपयोगिता वक्र आइसो यूटिलिटी वक्र भी कहा जाता है। इसी प्रकार यह वक्र एक तटस्थता मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर किसी वस्तु की मांग गिर जाती है तो ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है हीन वस्तु, विलासिता वस्तु, सामान्य वस्तु या अनिवार्य वस्तु। तो यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है और वे किसी वस्तु की मांग घट जाती है तो ऐसी वस्तुओं को प्रायः हम घटिया वस्तु या हीन वस्तु के रूप में जानते हैं। इसके विवरण को हम देख लेते हैं। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर किसी वस्तु की मांग गिरती है तो वह वस्तु प्रायः घटिया वस्तु या निम्न स्तरीय वस्तु कहलाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आय बढ़ने पर लोग सस्ती या निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुओं की बजाय उच्च गुणवत्ता या महंगी वस्तुओं को प्राथमिकता देना शुरू कर देते हैं। आय बढ़ने पर मोटा अनाज, साधारण कपड़े, सार्वजनिक परिवहन की मांग में गिरावट आ जाती है क्योंकि लोग क्रमशः बेहतर अनाज, ब्रांडेड कपड़े और व्यक्तिगत कारों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। मांग का नियम हालांकि जानते हैं कि घटिया वस्तुओं की मांग पर आय का ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, अर्थात आय में वृद्धि होने के साथ मांग की मात्रा में कमी होती जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। ISLM मॉडल के प्रतिपादक कौन हैं? तो जॉन हिक्स, पॉल सैमुएल्सन, जॉन कीन्स या एडम स्मिथ। तो ISLM मॉडल के प्रतिपादक हैं मिस्टर हिक्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका विवरण देख लेते हैं। IS मॉडल के मुख्य प्रतिपादक मिस्टर जॉन हिक्स और एल्विन हैंसन थे। हिक्स ने 1937 में जॉन मेनार्ड कीन्स के विचारों, जहां पर रोजगार, ब्याज और मुद्रा का समान सिद्धांत, जो कि एक पुस्तक लिखी गई है जे एम कीन्स के द्वारा, के आधार पर इस मॉडल का विकसित किया था, जिसके बाद हैंसन ने विस्तारित किया। इसीलिए इसे हिक्स हैंसन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्पादनकर्ता के आधिक्य किसके अंतर के बराबर होते हैं? कीमत और औसत लागत, कीमत और सीमांत लागत, सीमांत लागत और औसत लागत, सीमांत लागत और सीमांत आय। तो उत्पादनकर्ता के आधिक्य किसके अंतर के बराबर होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा कीमत और औसत लागत। इसके विवरण को आप देख लीजिए। उत्पादक का आधिक्य, जहाँ पर हम प्रोड्यूसर जो होता है उसके सरप्लस के बारे में बात कर रहे हैं कि उत्पादक द्वारा किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त कुल राजस्व मीन्स मार्केट प्राइस और किसी वस्तु के उत्पादन के कुल परिवर्तनीय लागत मिनिमम विलिंगनेस टू एक्सेप्ट कॉस्ट के बीच के अंतर के बराबर होता है।
यदि उत्पादक के कल्याण का मापन हो तो जो यह बताता है कि बाजार मूल्य न्यूनतम उत्पादन लागत से कितना अधिक है। उत्पादन अधिक को प्रायः हम बाजार मूल्य इंटू मात्रा में से कुल परिवर्तनीय लागत को घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। आपूर्ति वक्र सप्लाई कर्व के ऊपर और बाजार मूल्य रेखा के नीचे का क्षेत्र उत्पादक अधिक दर्शाता है। ये एक आप अगर डीडी और एसएस की लाइन खींचते हैं तो आप उसके थ्रू आप जान सकते हैं। डीडी कर्व और एसएस कर्व पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ज़रूर, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं क्या उत्पादक अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, मांग के विस्तार का संकुचन का अर्थ है नीची कीमत पर अधिक खरीद, ऊंची कीमत पर कम खरीद, उसी कीमत पर अधिक या कम खरीद। आ तथा बा मीन्स नीची कीमत पर अधिक खरीद, ऊंची कीमत पर कम खरीद। तो मांग के विस्तार के संकुचन का अर्थ प्रायः लिया जाता है नीची कीमत पर अधिक खरीद और ऊंची कीमत पर कम खरीद से, मीन्स आ और बा। इसका विवरण हम देख लेते हैं। मांग के संकुचन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का अर्थ है अन्य कारकों जैसे आय या रुचि के स्थिर रहने पर केवल वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के कारण उस वस्तु की मात्रा में होने वाली कमी से है। इसमें मांग वक्र पर ऊपर की ओर गति करता है, जिससे उपभोक्ता महंगी कीमत के कारण कम वस्तुएं खरीदते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कीन्स का आर्थिक विश्लेषण है दीर्घकालीन व गतिमान, दीर्घकालीन व स्थिर, अल्पकालीन व गतिमान, अल्पकालीन व स्थिर। कीन्स का आर्थिक विश्लेषण है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, जहां पर हम अभी आपको विवरण भी दिखाते हैं। एग्रीगेट डिमांड समग्र मांग पर आधारित है, जो बताता है कि मंदी और बेरोजगारी का मुख्य कारण मांग में हुई कमी है, जो कि 1936 में प्रकाशित द जनरल थ्योरी, जो कि पुस्तक लिखी गई थी मिस्टर जे.एम. कीन्स या जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा। उन्होंने प्रतिपादित किया था कि आर्थिक मंदी के दौरान सरकारी हस्तक्षेप, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति द्वारा मांग को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को स्थिर करना पॉसिबल है। कीन्स के आर्थिक विश्लेषण के मुख्य बिंदु यही हैं कि समग्र मांग का महत्व होना चाहिए, सरकारी हस्तक्षेप, बचत और निवेश, अल्पकाल पर जोर, गुणक प्रभाव और मंदी का अर्थशास्त्र, जो 1930 की मंदी को बाहर निकालने में कारगर रहा था। तो अब आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, और मैं वेट करूंगा। जिसका कमेंट अच्छा होगा या व्याख्यात्मक होगा तो उसको लाइक मिलेगा।